हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 30 सितंबर की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। आज डेट है 30 सितंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ 30 सितंबर, 30 सितंबर के इतिहास में हमारा सबसे पहला पॉइंट है 1841 में। 1841 में आज के दिन फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट थे सैमुअल स्लोकुन। उनने पेटेंट प्राप्त किया था स्टेपलर पे। पेटेंट करने का मतलब है कि अगर इनने किसी चीज का इन्वेंशन किया है तो इस पे कोई और दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है, इसके लिए पेटेंट बनाया जाता है। तो सैमुअल सोलुकम को आज के दिन स्टेपलर का पेटेंट मिला था। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो स्टेपलर देख रहे हैं कि आप पहले इस तरीके का होता था, आजकल कितना सिंपल स्टेपलर है, लेकिन जब इसका इन्वेंशन हुआ था तो ये इस तरीके का था और आज के दिन इसे पेटेंट प्राप्त हुआ था। इसके बाद आज ही के दिन 13 सितंबर 1846 में अमेरिकन डेंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम मॉर्टल। उन्होंने पहली बार एनेस्थेटिक ईथर का यूज़ किया था दांत निकालने के लिए, टू एक्सट्रैक्ट अ पेशेंट्स टीथ। तो पहले क्या होता था कि एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक ईथर जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता था दांत निकालने के लिए, लेकिन ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनने इसका उपयोग किया था। एनेस्थेटिक ईथर का मतलब होता है कि एक केमिकल होता है जिसका यूज़ किया जाता है तो वहाँ का जो हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है, वहाँ पर आपको कुछ फील नहीं होता है। तो इसका उपयोग पहली बार किया गया था 1846 में। आपसे सिंपल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ईथर का उपयोग मेडिकल में किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। मतलब उस स्थान को कुछ समय के लिए व्यक्ति को बेहोश करने के लिए, या फिर उसे वहाँ उस जगह पर कुछ फील ना हो, महसूस ना हो, उसके लिए किया जाता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन, ऐसा कौन सा केमिकल है जिसका उपयोग पहले पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए किया जाता था, तो वो था क्लोरोफॉर्म। लेकिन अब क्लोरोफॉर्म का और ये जो एनेस्थेटिक ईथर है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब इनसे ज़्यादा सेफ केमिकल आ गए हैं। इनमें क्या है कि अगर ये व्यक्ति को थोड़ा सा, एक फिक्स क्वांटिटी होती है, उससे अगर ज़्यादा दे दिया जाए तो उन्हें नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए अब और ज़्यादा सेफ केमिकल आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अब एनेस्थेटिक ईथर है या फिर क्लोरोफॉर्म जिससे व्यक्ति को बेहोश किया जाता है, उनका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी मात्रा अगर कम ज़्यादा हो तो इससे पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 1880 में आज के दिन हेनरी ड्रेपर ने फर्स्ट फोटोग्राफ ली थी ओरियन नेबुला की। ये ओरियन नेबुला है। सबसे पहले आपको समझना है कि नेबुला का मतलब क्या होता है। तो ये एक स्पेस रिलेटेड फिनोमिना है। तो नेबुला है वो एक तरीके से आप उसे क्लाउड कह सकते हैं स्पेस में, या फिर कलेक्शन ऑफ इंटरस्टेलर मीडियम कह सकते हैं। मतलब इंटरस्टेलर मीडियम का मतलब होता है कि दो कोई उपग्रह है या ग्रह है या फिर और कोई सेलेस्टियल बॉडी है और कोई आकाश की बॉडी है, उनके बीच का जो स्थान होता है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो नेबुला होता है। वो एक तरीके के क्लाउड होते हैं। अब ये जो नेबुला होते हैं ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और ये अलग अलग तरीके से बनते हैं। हो सकता है कि आपको पता है कि जितने भी ये ग्रह होते हैं इनकी अपनी ग्रेविटी होती है जिससे ये चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो हो सकता है कि किसी ग्रह की, किसी प्लैनेट की या किसी स्टार की ग्रेविटी के कारण ये नेबुला बना हो, या फिर हो सकता है कि उसके आसपास कोई स्टार हो उससे ये नेबुला बना हो और उसके स्टार का जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उससे इस नेबुला में लाइट आए। और इस तरीके से अगर किसी नेबुला में रेडिएशन का सोर्स होता है, उससे लाइट होती है, तो ऐसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर बनती है। इस पिक्चर को फर्स्ट टाइम क्लिक किया था हेनरी ड्रेपर ने। तो अगर हम यहाँ पर ओरियन नेबुला की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि नेबुला जो है वो बहुत तरीके के होते हैं उनके ओरिजिन को लेकर, या फिर वो किस तरीके से बने हैं, किस तरीके की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसको लेकर। जैसे डार्क नेबुला होता है, रिफ्लेक्शन नेबुला होता है, प्लैनेटरी नेबुला होता है, या फिर उनके कुछ अलग फिजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे प्रोटोस्टेलर नेबुला होता है। तो इसी तरीके से ओरियन नेबुला भी होता है। तो ओरियन नेबुला जो है वो एक तरीके का एमिशन नेबुला है। एमिशन नेबुला का मतलब होता है कि गैस के क्लाउड होते हैं जो कि बढ़ रहे होते हैं और उनको आसपास ऐसा कोई स्टार होता है या फिर और कोई एनर्जी का सोर्स होता है, वहाँ से उनको रेडिएशन मिलती है। और उस रेडिएशन मिलने से क्या होता है कि वहाँ नेबुला में हाई एनर्जी की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, उसके कारण यहाँ पर जो गैसेस होती है उसमें से कुछ गैसेस आयोनाइज्ड हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। और आयोनाइज्ड होने के कारण आपको पता है जब गैसों का आयनीकरण होता है तो उसका जो न्यूक्लियाई है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग हो जाते हैं।
और जो मॉलिक्यूल होता है वो सेपरेट हो जाता है और वो यहाँ पर फ्रीली मूव करने लग जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब वापस रिकम्बाइंड होते हैं और ये जब दूसरे न्यूक्लियाई से मिलते हैं तो ये गैस एमिट करते हैं और उससे एक स्पेसिफिक लाइट का कंबर्शन होता है। जैसे ओरियन नेबुला जो होता है वो मोस्टली ग्रीन और रेड लाइट फ्लो करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ओरियन नेबुला बनता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपसे नॉर्मली ये पूछ लिया जाएगा कि नेबुला क्या होता है, तो ये एक तरीके से स्पेस में कुछ क्लाउड्स होते हैं जो कि किसी स्टार के से अगर उन्हें एनर्जी का सोर्स मिलता है या रेडिएशन मिलता है तो उनसे उसमें इस तरीके की लाइट दिखती है। ये एक बहुत ही फिनोमिनल व्यू होता है अगर आपको ये दिख पाता है तो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1947 में 30 सितंबर को, मतलब आज के दिन, पाकिस्तान और यमन यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने थे। तो आपको पता है 1947 में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और भारत भी आज़ाद हुआ था। तो 1947 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया था और यमन भी बन गया था। इसके साथ ही अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो 1945 अक्टूबर में ही यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है उसको साइन कर लिया था, रेटिफाई कर लिया था और उसका मेंबर बन गया था। पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हुआ था उसके बाद में 1947 को, तो पाकिस्तान बाद में यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, हम कुछ और पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। 1966 में आज के दिन बेचुना लैंड जो है, जो कि ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिशर्स का शासन था बेचुना लैंड पे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की थी। आज के दिन ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी और ये रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना बन गया था। ये बोत्सवाना है, बोत्सवाना कंट्री है, ये ब्रिटिशर्स के अंडर था और उस समय इसे बोला जाता था बेचुना लैंड। तो बोत्सवाना की राजधानी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। तो इसके साथ ही यहाँ पर और भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका महाद्वीप की जो कंट्री है वो दिखाई गई है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि अंगोला अफ्रीका के किस भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ पार्ट में है। साउथ अफ्रीका साउथ में है। लेसोथो जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है वो भी साउथ में है। इसके साथ ही मोजाम्बिक पूछ लिया जाएगा तो मोजाम्बिक आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका के पूर्व में है। मेडागास्कर आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्व में है और ये एक प्रकार से आइलैंड है। तंजानिया आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको इन देशों के नाम और इनकी कैपिटल जाननी है और ये अफ्रीका महाद्वीप में किस स्थान पर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1984 में 30 सितंबर को आज के दिन फर्स्ट बॉर्डर लाइन खुली थी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में 1945 के बाद में। तो नॉर्थ और साउथ कोरिया जो है वो ये एक पूरा कोरियन पेनिनसुला जो था वो एक ही था, लेकिन उसके बाद में जब कोल्ड वॉर चल रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या हुआ, कोल्ड वॉर जो चल रहा था यूएस और रशिया के बीच में, तो बोला जाता था कि ये विश्व के दो पोल थे। तो यूएस जो था वो डेमोक्रेसी में मानता था और उनने साथ दिया था साउथ कोरिया का। वहीं पे रशिया जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और उन्होंने साथ दिया था नॉर्थ कोरिया का। तो इसके बाद में ये देखा गया था कि कोरिया जो है वो विभाजित हो गया था और कोरियन वॉर हुआ था 1950 से 1953 के बीच में। और इसके पहले से ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है वो दूसरे भाग पर कब्जा करना चाहते थे और दूसरे भाग को अपने देश में लेना चाहते थे। तो इस तरीके से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो अलग हुआ था और 1984 में पहली बार इनकी बॉर्डर ओपन हुई थी। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजुअली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की है सोल। तो ये आपको याद रखना है। साउथ कोरिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए बहुत एक एडवांस कंट्री है। टेक्नोलॉजिकली ये कंट्री जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। अभी कोविड-19 के समय में भी ये देखा गया कि इन्होंने कोविड-19 का बहुत अच्छे से सामना किया और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी इनने अपनाई थी। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका नाम काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसका आंसर आपको देना है, नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है। इनका नाम हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं। इनकी अथॉरिटी है नॉर्थ कोरिया पे। एक तरीके से अगर ये बोल देते हैं कि ये हेयर कट आपको कराना है तो पूरी कंट्री में सभी को वही हेयर कट कराना होगा, इस तरीके की इनकी वहाँ की अथॉरिटी है। वहीं पे साउथ कोरिया एक डेमोक्रेसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो लाइन विभाजित करती है उसे बोला जाता है डीमिलिटराइज्ड जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन। और ये बोला जाता है 38th पैरेलल।
तो नॉर्मल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 38 पैरेलल जो है वो किससे संबंधित है, तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साउथ कोरिया जो कंट्री है वहां पर जो मॉर्निंग व्यू है वो इतना फिनोमिनन है कि उस कंट्री को बोला जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। तो ये भी आपको साउथ कोरिया का नाम उपनाम जो है वो पता होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर है सी ऑफ जापान और इधर है येलो सी। तो पूछा जा सकता है कि इनके आसपास कौन से सी है, एक है सी ऑफ जापान और दूसरा है येलो सी। और नॉर्थ कोरिया जो है उसकी बॉर्डर लगती है चाइना से और इधर ये रशिया का पार्ट है। तो इतना छोटा सा आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर किस किस कंट्री से लगती है, तो चीन से, रशिया से और साउथ कोरिया से। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 30 सितंबर को आज के दिन 2003 में विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती थी। तो विश्वनाथन आनंद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये चेस के खेल से संबंधित है और ये भारत के पहले गैंग मास्टर बने थे, मतलब चेस के चैंपियन बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, चेस के चैंपियन थे। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में नेशनल चेस चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद में 1897 में इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद में ये पहले भारतीय बन गए थे जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीती थी। और जब इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी तो उस उम्र में ये इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इंडिया से ग्रैंड मास्टर बनने वाले, चेस चैंपियन बनने वाले ये पहले व्यक्ति थी। इसके अलावा इन्होंने चेस के क्षेत्र में जो ऑस्कर होता है वहाँ पर भी कई सालों तक नाम वहां पर कमाया है और इसके अलावा इन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया है भारत सरकार के द्वारा। और इन्हें एक चीज आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि इन्हें विश्व के जो बेस्ट चेस प्लेयर्स हैं उनमें से माना जाता है। तो चेस जो है आपको पता है कि ये दिमाग का खेल है, तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि अगर आप अपना माइंड है, अपना जो ब्रेन है, उससे विश्व में कितना नाम कमा सकते हैं। ये वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर्स में से माने जाते हैं और इसके अलावा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में ये नंबर 1 तक रहे थे 2007 से 2013 तक, मतलब इस बीच में इन्हें हराने वाला कोई भी नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर है विश्वनाथन आनंद हमारे देश के। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो साइंटिस्ट सैमुअल स्लोकम ने आज पेटेंट किया था स्टेपलर का, तो वो किस कंट्री से थे? वो थे अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज एनेस्थेटिक ईथर टू गेट अ पेशेंट टीथ आउट? तो ये थे डॉक्टर विलियम मॉर्टन। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड पाकिस्तान एंड यमन बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोत्सवाना रिपब्लिक वाज अंडर विच कंट्री? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना? बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैरोब्रोने। 38 पैरेलल लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्री? तो ये मैंने आपको अभी बताया था, ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू विच गेम? इनका संबंध है चेस मतलब शतरंज से। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन एंड आई होप यू गेट सो मच नॉलेज फ्रॉम दिस सेशन। तो इसी तरीके के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।